तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी सीता रमम को। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा। मूवी की शुरुआत में हमें 1964 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक आतंकियों का लीडर कुछ लड़कों के सामने खड़े होकर उन्हें बता रहा होता है कि उन सबको कश्मीर भेजा जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन जिब्राल्टर का समय आ गया है। उस आतंकी लीडर का प्लान ये था कि वो कुछ लड़कों को कश्मीर में रहने के लिए भेजेगा और वहाँ जुगाड़ करके उनको भारत की नागरिकता दिलवा देगा और फिर उसके बाद कुछ बहुत बड़ा करने की उसकी प्लानिंग थी। उन लड़कों में रसूल नाम का एक लड़का भी शामिल था जिसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम वहीदा होता है, जो कि आतंकी लीडर उसे अपने पास रखे हुए था। अब बॉर्डर पार करवाने के लिए उन लड़कों को भेजा जाता है तो एक चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी ऑफिसर अब्बू तारिक उन्हें रोक लेते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि ये एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। अब्बू तारिक को इस ऑपरेशन के बारे में नहीं पता था और न ही ये ऑफिशियली सरकार की तरफ से हो रहा था, इसीलिए वो उनको बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं देते। तभी उनके पास उनके सीनियर ऑफिसर का फोन आता है और वो लड़कों को आगे जाने के ऑर्डर्स दे देते हैं और कहते हैं कि ये कहीं भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। तो ऊपर से प्रेशर आने पर तारिक के ना चाहते हुए भी उन्हें ये काम करना ही पड़ता है। अब कहानी यहाँ से 20 साल आगे बढ़ती है और हमें आफरीन नाम की एक पाकिस्तानी लड़की को दिखाया जाता है जो कि लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसे इंडिया और इंडियन लोगों से बहुत नफरत थी और उनके खिलाफ नारेबाजी करती रहती थी। एक बार उसे एक गाड़ी दिखाई पड़ती है जिसके अंदर इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए उस गाड़ी में आग ही लगा डालती है। जिसकी गाड़ी उसने जलाई थी वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, तो वो आफरीन के कॉलेज पहुँच जाता है और फिर आफरीन को उसके सामने लाया जाता है ताकि वो उससे माफी मांगे। आफरीन के अंदर इंडिया को लेकर न जाने किस बात की नफरत थी कि वो उस आदमी से भी सही से बात नहीं करती और न ही माफी मांगने को तैयार होती है। आदमी कहता है कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं और न ही तुम माफी मांग सकती हो तो तुम्हें उस गलती की भरपाई करनी होगी, यानी कि जो गाड़ी तुमने जलाई है उसके पैसे देने होंगे जो कि हैं 10 लाख रुपए, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। आफरीन तब भी नहीं पिघलती और माफी मांगने के बजाय पैसे देने को तैयार हो जाती है, पर उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने दादाजी के पास जाने का सोचती है जो कि पाकिस्तान में रहते थे। आफरीन जब छोटी थी तो उसके दादाजी ने उसे जबरदस्ती लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया था, जिस बात से आफरीन उनसे नाराज हो गई और फिर दोबारा कभी मिलने ही नहीं आई। पर आज जब उसे पैसों की जरूरत थी तो वो उनके पास आ गई थी। जब वो उनके घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है और वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी ऑफिसर अब्बू तारिक थे। तभी वहाँ पर उसके दादाजी के वकील उसके पास आते हैं तो आफरीन उनसे ही पैसे मांगने लगती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके दादाजी उसके लिए कुछ तो छोड़कर गए होंगे। वकील आफरीन को एक लेटर पकड़ाता है जो कि दादाजी ने उसके लिए लिखा था, जिसमें कि लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बिना लंदन भेजा है, इसलिए तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा लेटर जब तुम्हें मिलेगा तब तक मैं जा चुका हूँगा, लेकिन मैं लेफ्टिनेंट राम से किया हुआ वादा पूरा न कर सका। 20 साल पहले लेफ्टिनेंट राम ने मुझे एक खत दिया था जो कि सीता महालक्ष्मी के पास पहुँचाना था, पर ऐसा हो न सका। सीता को इस खत का कितना इंतजार है और इसमें कितनी कहानियाँ छुपी हुई है मुझे नहीं मालूम। ये मदद नहीं कर्ज है जिसे तुम्हें चुकाना है। दुश्मन फौजी को सौंपी हुई जंग है ये चिट्ठी। इस जंग में सीता और राम को तुम्हें ही जिताना है। आफरीन को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये चिट्ठी है किस बात की और दुश्मनी मुल्क के ऑफिसर से आखिर दोस्ती कैसे हो गई। तो वो इन सभी बातों को इग्नोर करके फिर से पैसे मांगने लग जाती है। वकील कहता है कि तुम्हें ये चिट्ठी सीता महालक्ष्मी के पास पहुंचानी ही होगी, तभी तुम्हें जायदाद से कुछ मिल पाएगा क्योंकि यही तुम्हारे दादाजी ने कहा था। अब आफरीन को तो पैसे चाहिए ही थे और उसे यही लगता है कि सिर्फ चिट्ठी ही तो पहुंचानी है, तो वो निकल पड़ती है अपने पड़ोसी मुल्क की ओर और पहुंच जाती है उस पते पर जहां उस चिट्ठी को पहुंचाना था। चिट्ठी को नूरजहां पैलेस पहुंचाना था जो कि अब एक गर्ल्स कॉलेज बन चुका था। तो रिकॉर्ड चेक करने पर वहाँ कोई भी सीता महालक्ष्मी नाम का इंसान नहीं मिलता। काफी जगह तलाशने के बाद भी उसे सीता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो आफरीन सोचती है कि अगर सीता को ढूंढना है तो पहले हमें राम का पता करना होगा और राम के बारे में उसे ये मालूम था कि वो लेफ्टिनेंट राम थे और मद्रास रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। तो इधर उधर जुगाड़ लगाकर सारे रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए उन्हें राम की फोटो मिल जाती है। फिर उनको राम के दोस्त विकास के बारे में पता चलता है, तो और जानकारी प्राप्त करने के लिए वो उनके पास ही पहुंच जाते हैं। अब विकास राम की कहानी सुनाना शुरू करता है और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम एलओसी में मौजूद इंडियन बेस कैंप को देखते हैं। वहाँ पर बर्फबारी के कारण कई दिनों से राशन नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से सभी ऑफिसर भूखे ही अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वहीं पर राम हर जगह नजर रखते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है कि तभी कुछ लोग उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई पड़ते हैं। राम को लगता है कि शायद वो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, पर उसके सीनियर ऑफिसर को लगता है कि वो आतंकी भी हो सकते हैं, इसलिए वो राम को फायर करने को कहते हैं। राम को यकीन था कि वो लोग आतंकी नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर ठीक से निशाना नहीं लगाता और उसका ये मानना सही साबित होता है क्योंकि वो कोई आतंकी नहीं बल्कि आम इंसान थे जो उनके लिए राशन लेकर आए थे। राम के
सीनियर ऑफिसर विष्णु राम को कुछ खासा पसंद नहीं करते थे और बेवजह ही उससे चिढ़ते थे, पर राम को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी और वो अपना काम बड़ी फुर्ती और ईमानदारी के साथ करता था। उधर आतंकी लीडर को खबर मिलती है कि वो सारे लड़के कश्मीर में पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं। तो अब लीडर अपने साथी को एक फोटो देते हुए कहता है कि ये फोटो जमील तक पहुंचा दो और जमील को कह दो कि वो इन सारे लड़कों की खबर इंडियन आर्मी को दे दे। अब जाकर यहाँ पर आतंकी लीडर का प्लान समझ में आता है कि वो चाहता था कि इंडियन आर्मी उन लड़कों को मार दे ताकि वहाँ पर रहने वाले आम लोगों को लगे कि आर्मी ने मासूम बच्चों को मारा है, जिसकी वजह से आम इंसान का भरोसा आर्मी पर से उठ जाए और वहाँ दंगा होने लगे। और यही था उसका ऑपरेशन जिब्राल्टर। आतंकी लीडर के प्लान के मुताबिक जमील ये खबर इंडियन आर्मी तक पहुँचा देता है। तो अब सीनियर ऑफिसर एक मीटिंग बैठाते हैं और सबको ये जानकारी देते हैं। वो सभी लड़के 18 साल से कम एज के थे और ऐसे आसानी से जानकारी मिलना राम के मन में शक पैदा कर देता है, पर उस वक्त उसकी बात कोई भी सीरियस नहीं लेता और ऑफिसर विष्णु उन लड़कों को मारने के मिशन पर निकल जाते हैं। ऑफिसर विष्णु इस मिशन के लिए राम को नहीं चुनते और बाकियों के साथ जाकर उन सभी 4 लड़कों को मार गिराते हैं। पर बात यहाँ ये थी कि वहाँ 4 नहीं 5 लड़के आए थे, जिसमें से रसूल वहाँ से भाग निकलता है। उन 4 लड़कों के मर जाने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे कि आम लोगों के अंदर गुस्सा भर जाता है और वो आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। अब राम पूरी तरह से उस आतंकी लीडर का प्लान समझ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसा वो चाहता था वहाँ वैसा ही माहौल बन चुका था और सब जगह दंगे शुरू हो गए थे। राम सोचता है कि अगर जमील उनके हाथ लग जाए तो आगे का सारा प्लान पता चल जाएगा, तो वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, पर गांव में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। बात यहाँ ये थी कि आतंकी लीडर रेडियो के जरिए वहाँ पर मौजूद सभी मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करके हिंदुओं और इंडियन आर्मी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए सबको भड़काने का काम कर रहा था, ताकि वहाँ का माहौल पूरी तरह से खराब हो जाए और बिना हथियार का इस्तेमाल करते हुए वो एक दूसरे को मरवा डाले। आतंकी लीडर लोगों को भड़काते हुए अगरता गाँव को जला देने का ऑर्डर दे देता है, जहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते थे। तो राम इन सब बातों को सुन लेता है और एक प्लान बनाते हुए वो गाँव के सभी लोगों को छुपा देता है। तभी वहाँ पर भड़के हुए लोग मशाल लेके आ जाते हैं और घरों को जलाना शुरू कर देते हैं। राम उन सभी को रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि आप सभी लोग बस मोहरे हो और जो बच्चे मारे गए वो सच में आतंकी थे। वो लोग राम की बात नहीं सुन रहे होते कि तभी राम के हाथ जमील लग जाता है। तो उसकी धुलाई करते हुए वो उससे सच उगलवा लेता है कि ये सब उस आतंकी का ही प्लान था और वो बच्चे मासूम नहीं बल्कि सच में आतंकी थे। ये सच्चाई सामने आने के बाद अब उन सभी की आंखें खुल जाती हैं और जो आग उन्होंने लगाई थी उसे बुझाने लग जाते हैं और इस तरह से राम ऑपरेशन जिब्राल्टर को पूरी तरह से फेल कर देता है। राम ने इतने लोगों की जान बचाई और इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया, उसके लिए अब हर जगह उसकी ही तारीफ हो रही थी। और उन सभी का इंटरव्यू लेने के लिए एक औरत आती है जो कि ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। इंटरव्यू लेते वक्त राम बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो अनाथ है। वो औरत अपने शो में कहती है कि कश्मीर में रहकर हमारी रक्षा करता एक अकेला सैनिक है, लेफ्टिनेंट राम। उनकी खुशहाली पूछने वाला परिवार जहाँ वो लिख के बता सके कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा पता नहीं है उनके पास। राम का साथ देना अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरे बेटे राम को मैंने कल ही खत लिखा है और अब आपकी बारी है। अब हम देखते हैं कि राम जिसका कोई परिवार नहीं था उसके लिए 2-2 बोरे भरकर चिट्ठियाँ आती हैं, क्योंकि अब पूरा देश ही उसका परिवार बन चुका था। किसी ने उसे अपना भाई मान लिया था तो किसी ने अपना बेटा। हर कोई उसे प्यार दे रहा था और उसे ये बता रहा था कि वो अकेला नहीं है, बल्कि उसकी बहन, उसका भाई, उसकी माँ, उसके पिता हैं उसके साथ। राम को वो सारे खत पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और फिर पूरी रात जागकर वो उनका रिप्लाई भी लिखता है और सबको उनके पते पर पोस्ट कर देता है। अब ऐसे ही चिट्ठियों का आने का और राम द्वारा उनको जवाब देने का सिलसिला चलने लगा था और राम अपने परिवार के साथ अपना सुख दुख बांट करके बहुत खुश था कि तभी उसे एक चिट्ठी नजर आती है जो कि उसने अब तक नहीं पढ़ी थी। वो जब चिट्ठी खोलकर देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि तुमने ये कैसे बोल दिया कि तुम्हारा कोई नहीं है जबकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। राम ये लेटर पढ़ के खुश भी होता है और सोच में भी पड़ जाता है कि आखिर मेरी पत्नी बनकर मुझे किसने चिट्ठी भेजी, और उस चिट्ठी पर नाम लिखा हुआ था सीता महालक्ष्मी का। सीता महालक्ष्मी नाम की लड़की राम की पत्नी बनकर राम को चिट्ठियाँ भेजा करती थी और उन्हें पढ़ने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सच में वो राम की पत्नी हो और उससे बेहद प्यार करती हो। उस चिट्ठी में वो पता लिखा ही नहीं था कि चिट्ठी कहाँ से आती है, तो राम को सिर्फ लड़की का नाम पता था और बस सीता की तरफ से ही चिट्ठी आती रहती थी। और उन्हें पढ़ते पढ़ते राम भी सीता के लिए कुछ कुछ फील करने लग जाता है, क्योंकि वो इस तरह से चिट्ठियाँ लिखती थी जैसे राम ही उसका पति हो। अब एक दिन राम को चिट्ठी मिलती है जिसमें कि सीता ने लिख रखा था कि 12 तारीख को हैदराबाद में एक मैजिक शो है जिसे वो देखने जा रही है। राम हमेशा की तरह चिट्ठी पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर लेटर पर लगे स्टैम्प पर पड़ती है जिसमें कि दिल्ली लिखा हुआ था। अब उसका दिमाग चलता है और वो अंदाजा लगा लेता है कि सीता जल्द ही दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली है, तो वो चिट्ठी लेकर सीधा दिल्ली पहुंच जाता है और हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में सीता को ढूंढने लगता है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार राम को सीता मिल ही जाती है, जिसे वो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। राम उसे कुछ लेटर्स पकड़ाते हुए कहता है कि आपके सारे खतों के लिखे हुए जवाब हैं, क्योंकि आपने कभी अपना पता लिखा नहीं तो मैं खुद लेकर चला आया। सीता सभी लेटर्स पढ़ती है तो उसमें लिखा मिलता है कि राम अपने एक मित्र के यहाँ कुछ दिन रुकने वाला है, तो वो चाहे तो उससे आकर मिल सकती है। अब राम अपने मित्र दुर्जय के पास चला जाता है जो कि रामलीला में काम करता था और वहीं पर रहकर सीता के आने का इंतजार करने लग जाता है। अब अगले दिन सीता राम से मिलने के लिए आ जाती है, जिस बात से राम बहुत खुश होता है और अपने मन में छुपी
की हर बात उससे कहने लग जाता है। पर सीता कहती है कि मैंने तो वो सारे खत इसलिए लिखे थे क्योंकि मुझे लगा कि हम कभी नहीं मिलेंगे और शायद ना मिले तो अच्छा है। सीता कह तो कुछ और रही थी पर उसकी आंखें बता रही थी कि उसके मन में कुछ और है, पर वो राम से बस दूर रहने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ राम के दोस्त विकास आफरीन से कहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन राम के मित्र दुर्जय को पता होगा, इसलिए आपको उसके पास जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि राम के सीनियर ऑफिसर विष्णु अब रिटायर हो रहे थे, लेकिन तभी उनके पास आफरीन का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि वो राम के बारे में जानना चाहती है, पर उन दोनों की बातचीत नहीं हो पाती। तो ऑफिसर विष्णु आफरीन के बारे में सारी जानकारी ढूंढ निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। उनके चेहरे की घबराहट देखकर ऐसा लगता है जैसे अगर आफरीन को राम के बारे में और जानकारी मिल गई तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब आफरीन दुर्जय के पास पहुंच जाती है तो कहानी यहाँ से फिर से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि राम उसी मैजिक शो में पहुंच जाता है जहाँ सीता जाने वाली थी। वहाँ उसे सीता की दोस्त रेखा मिलती है तो वो राम को बताती है कि तुम इस तरह अचानक से आ जाओगे ये कभी भी उसने नहीं सोचा था। राम को पता चलता है कि सीता एक डांस टीचर है जो कि नूरजहां पैलेस में रहती है। राम बातें करने में माहिर था और उसकी मीठी मीठी बातें सीता को पिघला ही देती हैं और वो भाव खाना बंद करके अब राम के साथ घूमना फिरना मिलना जुलना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर ये बात खुलती है कि वो दोनों पहली बार ट्रेन में नहीं बल्कि कश्मीर में मिले थे और ये बात सुनकर राम चौंक जाता है क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तभी कहानी एक छोटे से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि सीता अगरता गाँव में मौजूद होती है और ये वो वक्त था जब दंगाइयों ने अगरता में आग लगा दी थी। सीता वहाँ सिर्फ घूमने के लिए गई थी पर अब इस दंगे में फंस गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर राम आता है और उसे बचा लेता है। आग और दंगाइयों की वजह से सीता ने अपना मुंह ढक रखा था, जिस वजह से राम उसका चेहरा देख न सका, पर सीता ने राम को देख लिया था और उस समय से ही राम सीता के मन को भा जाता है और शायद इसके बाद से ही सीता ने राम को खत लिखना शुरू कर दिया था। ये सच्चाई बाहर आने के बाद अब राम को सीता से और भी प्यार हो जाता है और सीता तो राम से प्यार करती ही थी, तो अब दोनों ही लोग और भी ज्यादा एक दूसरे की फीलिंग के साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं। राम अब सीता से सच में शादी करने का सोच लेता है तो वो कैसे भी जुगाड़ करते हुए नूरजहां पैलेस के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे ये मालूम था कि सीता वहां पर प्रिंसेस को डांस सिखाती है। राम सीता के पास पहुंच जाता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहता है कि इतने सालों तक उसके पास न घर था न ही लोग जिनके पास वो जा पाए, पर अब वो चाहता है कि अब हर छुट्टी में तुम मेरा इंतजार करो और मैं तुमसे मिलने आऊँ। मैं नहीं जानता कि मेरी नौकरी छोटी है या बड़ी, पर अगर तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। सीता इस प्रस्ताव से एकदम घबरा जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से भागते हुए चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि दुर्जय आफरीन को सीता की फोटो दिखाता है जो कि राम ने खींची थी जब वो पहली बार उससे दुर्जय के घर में मिला था। आफरीन दोबारा से उसी गर्ल्स कॉलेज में जाती है ताकि वो फोटो दिखाकर पता कर सके कि सीता नाम की कोई लड़की थी या नहीं, तो वहाँ कदम रखते ही उसे एक बड़ी सी फोटो दिखाई पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो फोटो सीता की थी पर उसके नीचे सीता महालक्ष्मी नहीं बल्कि प्रिंसेस नूरजहां लिखा हुआ था और अब यहाँ ये राज खुलता है कि सीता ही नूरजहां प्रिंसेस थी, पर ये बात कभी उसने राम को बताई ही नहीं और इसी के चलते अब्बू तारिक द्वारा भेजी गई चिट्ठी वापस आ जाती थी क्योंकि सीता महालक्ष्मी नाम का कोई था ही नहीं। उधर हम देखते हैं कि ऑफिसर विष्णु विकास के पास पहुंच जाते हैं और उससे आफरीन के बारे में पूछने लगते हैं। आफरीन ने विकास को ये बताया था कि वो लंदन से आई है और एक किताब लिख रही है, पर विष्णु ये जानकारी देते हैं कि आफरीन पाकिस्तान से आई है और वो अब्बू तारिक की पोती है। अब कहानी यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि राम जिसे रानी बनाकर रखना चाहता था वो पहले से ही रानी थी। सीता यानी कि नूरजहां को बच्चियों से बेहद लगाव था, तो वो छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करती थी और वो इतनी बड़ी रानी होकर भी एकदम साधारण तरीके से रहती थी। प्रिंसेस नूरजहां राम से जुड़ी सारी बात रेखा को बताती हैं, तो वो यही सलाह देती है कि तुम्हें अब उसे सच बता देना चाहिए, नहीं तो वो बाद में और भी ज्यादा दुखी होगा क्योंकि सीता तो असलियत में है ही नहीं। पर सीता यानी नूरजहां राम से सच में प्यार करती थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी, पर वो एक रानी थी जिसकी वजह से उसका किसी आम इंसान से प्यार करना उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसके दिमाग में यही सब बातें चलने लग जाती हैं कि शायद उसे लेटर लिखना ही नहीं चाहिए था और इसी सोच में पड़ी होती है कि आखिर वो क्या करे। अब हम देखते हैं कि ओमान देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, तो वहाँ के सुल्तान वहाँ पर मौजूद सभी इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं जिसमें कि नूरजहां की इंडस्ट्रीज भी शामिल थी। अब नूरजहां के भाई अकबर परेशान होते हैं कि अब वो क्या करें। तभी उनके सलाहकार कहते हैं कि अगर हम सुल्तान की बेटे की शादी नूरजहां से करवा दें तो हमारी संपत्ति बच सकती है। अब सारा भार नूरजहां के ऊपर आ जाता है और सभी उससे ये उम्मीद करने लग जाते हैं कि अगर वो शादी कर ले तो सब सही हो जाएगा, पर वो तो राम से प्यार करती थी तो ऐसे कैसे हाँ कर देती। अब हम देखते हैं कि राम एक बार फिर से सीता से मिलता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद शादी की बात करने में उसने बहुत जल्दबाजी कर दी, इसलिए अगर सीता उसे पहले जान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर सीता तो अलग ही धर्म संकट में फंसी हुई थी, तो वो क्या ही जवाब देती और वो चाहकर भी कुछ भी बता नहीं
नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तरफ वो राम के साथ रहना भी चाहती थी, पर एक तरफ उसके ऊपर ही उसकी फैमिली की जिम्मेदारी आ चुकी थी। राम के वापस जाने के लिए बस 4 दिन ही बचे थे, तो जितने लोगों ने उसको चिट्ठी लिखी थी वो उन सभी से मिलने का सोचता है। तो उसके साथ सीता भी चलने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि शायद इसके बाद वो राम से कभी ना मिल पाए। अपनी सारी फैमिली से मिलने के बाद अब राम का जाने का समय आ जाता है, तो वो सीता को बताता है कि कल रात मेरी ट्रेन है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। सीता ने राम से आखिरी बार मिलने का सोचा तो था, पर उस वक्त ओमान से कुछ लोग आ जाते हैं और बताते हैं कि ओमान के प्रिंस ने नूरजहां को पसंद कर लिया है। सीता वहीं फंसी रह जाती है और राम स्टेशन पर उसका इंतजार करता रह जाता है, और दोनों ही लोग आखिरी बार एक दूसरे से नहीं मिल पाते, जिस बात से राम सीता से नाराज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक पत्रकार नूरजहां के पीछे लगा रहता था, तो उसने प्रिंसेस नूरजहां की कई सारी फोटोज खींची थी, जिसमें कि वो राम के साथ मौजूद थी। तो अब उन्हें एक मसाला वाली न्यूज मिल गई थी कि प्रिंसेस नूरजहां एक आम इंसान के प्यार में है, और यही खबर वो अखबार में छाप देते हैं। ये खबर जब हर जगह पहुंच जाती है तो ओमान वाली पार्टी अकबर से सवाल करने लग जाती है कि क्या ये सच है या झूठ है। अकबर जब नूरजहां से ये सवाल करता है तो किसी की परवाह न किए बिना वो अब सच बोल ही डालती है कि हाँ, वो राम से प्यार करती है। नूरजहां सारे बंधनों को तोड़ते हुए सीता बनकर राम से मिलने के लिए कश्मीर पहुंच जाती है, और तब राम सीता को देखकर बेहद खुश होता है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि कभी सीता ऐसे उसके पास आ जाएगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि आफरीन नूरजहां की दोस्त रेखा के पास पहुंच गई थी, और वहाँ उसे पता चलता है कि प्रिंसेस नूरजहां लंदन में है। आफरीन जब वहाँ फोन मिलाती है तो उसे पता चलता है कि वो अभी कश्मीर गई हैं, और इस समय हर साल वो वहीं जाती हैं। अब आफरीन उनसे मिलने के लिए कश्मीर रवाना हो जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही आर्मी ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिसर विष्णु ने ऑर्डर दे रखे थे कि आफरीन कहीं भी मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वहाँ पर ऑफिसर आफरीन से सवाल करने लग जाते हैं कि तुम देशद्रोही राम, जिसकी वजह से हमारे 32 जवान मारे गए, उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो। आफरीन को समझ ही नहीं आता कि अब तक जिसके बारे में अच्छा अच्छा सुनते आ रही थी, अचानक से वो देशद्रोही कैसे बन गया। तभी वहाँ ऑफिसर विष्णु आ जाते हैं और उससे अकेले में बात करते हुए कहते हैं कि राम देशद्रोही नहीं था, और मुझ पर तुम्हारे दादाजी अब्बू तारिक और राम के बहुत एहसान हैं। अब कहानी यहाँ से दोबारा फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि राम और सीता एक होटल में गए होते हैं, तो वहाँ पर सीनियर ऑफिसर विष्णु अपनी पत्नी के साथ मिल जाते हैं, तो वो वहीं उनके साथ ही बैठ जाता है। तभी अचानक से विष्णु सर के कनपट्टी पर एक लड़का बंदूक तान देता है, और वो लड़का रसूल होता है, जो कि इतने दिनों से ताक लगाए बैठा हुआ था बदला लेने के लिए। राम की होशियारी से वो रसूल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल कर विष्णु रसूल के सामने बुरा ऑफिसर बन जाता है, और राम रसूल का हमदर्द बन जाता है, ताकि रसूल उस पर भरोसा करके सब कुछ बता दे। राम उसे एक फोटो दिखाता है, जिसमें कि आतंकी लीडर अंसारी बाकी सभी बच्चों के साथ बैठा हुआ था, और उसकी गोद में वाहिदा थी, जो कि रसूल की बहन थी। तो राम उसे इमोशनल करके अंसारी का पता निकलवा लेता है। अब एक मीटिंग बैठाई जाती है, जिसमें कि आतंकी अंसारी को मारने का प्लान किया जाता है, जहाँ सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि इस ऑपरेशन में जो लोग भी जाएंगे उनका वापस आना कंफर्म नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेशन होगा जो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं होगा। वहाँ का कोई पकड़ा जाता है तो हमारे यहाँ उसे अच्छे से रखा जाता है, लेकिन अगर आप वहाँ पकड़े गए तो आपको दिन रात टॉर्चर किया जाएगा। इस मिशन के लिए चुने गए सभी ऑफिसर्स इन सभी बातों की फिक्र न करते हुए वो मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे तो ऐसे मिशन के बारे में किसी को भी बताना अलाउ नहीं होता, पर राम सीता को जाके बता देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये मिशन इतना खतरनाक है कि कुछ भी हो सकता है। और ये सब सुनकर सीता बहुत डर जाती है, पर उसके मन में यही रहता है कि राम सही सलामत वापस आ ही जाएगा। अब मिशन को कंप्लीट करने के लिए राम और विष्णु और बाकी सभी ऑफिसर सारी कठिनाइयों को सहते हुए बॉर्डर पार करके अंसारी के खुफिया इलाके पहुंच जाते हैं, और अपना भेष बदलकर अंसारी के चमचों को मारने लग जाते हैं। ऐसे ही करते हुए राम अंसारी तक पहुंच जाता है, और उसके सीने में गोली दागते हुए जिस जन्नत के सपने वो सभी को दिखाता था उसे वहीं पहुंचा देता है। वहीं पर कुरान रखी हुई थी, तो राम कुरान अंसारी के सीने में रखकर कहता है कि अगले जन्म में शायद तुम इसका सही मतलब समझ पाओगे। अब मिशन कंप्लीट होने के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी राम को किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। उस घर में आग लग चुकी थी और आवाज वहीं से आ रही थी, तो राम जल्दी से घर में घुस जाता है और छोटी बच्ची को बचा लेता है, जो कि वाहिदा होती है। विष्णु भी राम के पीछे पीछे आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पाकिस्तानी ऑफिसर अब्बू तारिक आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब वहाँ पर उन दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है, पर उनके पास अब्बू तारिक आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उस बच्ची को बचाने के चक्कर में नहीं पड़ते तो शायद आज तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका होता और तुम अपने देश में होते। अब्बू तारिक वहाँ के बाकी सभी ऑफिसर से थोड़े अलग थे, क्योंकि वो ऑफिशियली हर काम को करते थे और किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते थे, इसलिए वो उन्हें खाना खिलाते हैं और कपड़े भी पहनने को देते हैं। उधर इतने दिनों से वापस न आने पर विष्णु की पत्नी और सीता सीनियर ऑफिसर से सवाल जवाब करने लग जाती हैं कि आखिर वो कहाँ गए हैं और अब तक वापस क्यों नहीं आए हैं। ऑफिसर उन्हें कुछ भी नहीं बताते और यही कहते हैं कि दोनों अपनी मर्जी से बैरिक्स छोड़कर चले गए हैं। अब्बू तारिक राम के पास आते हैं और अखबार पकड़ाते हुए कहते हैं कि अब तुम लोग अपने ही मुल्क में डिजर्टेड सोल्जर घोषित कर दिए गए हो, यानी कि तुमने गुमनाम बलिदान दिया है। सीता प्रिंसेस नूरजहां थी, तो वो अपनी पहचान का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक फोन लगा डालती हैं, ताकि प्रेशर पड़ने पर कोई उन्हें बता दे कि राम कहाँ है। वो सीनियर ऑफिसर के पास जाती हैं और उनके पैर पकड़ते हुए कहती हैं कि मैं नूरजहां नहीं बल्कि राम की पत्नी सीता हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है। सीनियर ऑफिसर उसके दर्द को समझते हुए बता देते हैं कि हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए थे, लेकिन राम और विष्णु को पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर कर लिया है।
अब हम देखते हैं कि इंडियन एम्बेसी से एक ऑफिसर पाकिस्तानी ऑफिसर से मिलते हैं और ये डील रखते हैं कि आपका एक ऑफिसर हमारे यहाँ कैद है तो हम उसे आपको सौंप देंगे और आप हमारे जवानों को हमें सौंप दो। ये डील पाकिस्तानी ऑफिसर को पसंद आ जाती है और वो अपने प्रेसिडेंट से बात करने को तैयार हो जाता है। और ये सब हो पाया था अबू तारिक की वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि वो दोनों अपने मुल्क वापस चले जाएं। सीनियर ऑफिसर अबू तारिक को बताता है कि हम दोनों को नहीं सिर्फ एक को ही छोड़ सकते हैं। वहाँ राम और विष्णु दोनों खुश थे कि वो वापस जा रहे हैं, पर जब खबर मिलती है कि दोनों में से एक जाएंगे तो अब माहौल काफी पेचीदा हो जाता है। और विष्णु सर वहाँ रह रहकर दिमागी तौर पर इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि वो इन सब के लिए राम को ही जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ऑफिसर विष्णु बता रहे होते हैं कि राम ने मुझे जाने को कहा और मैं फिर यहाँ आ गया और मैं यहाँ आने के लिए इतना बेसब्र था कि उसे पीछे छोड़ाया। और आज भी राम पाकिस्तानी फौज के कैद में है। उसी साल पाकिस्तानी आर्मी को हमारे 12 बेस कैंप के बारे में पता चला तो उन्होंने बमबारी कर दी और हमारे 32 जवान मारे गए। हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पता लगाया तो पता चला कि राम ने इन्फॉर्मेशन लीक करी थी, पर मुझे पता है कि राम ऐसा कभी नहीं करेगा। अब ऑफिसर विष्णु कहते हैं कि राम इतने सालों से वहाँ सजा काट रहा है और मैं यहाँ नरक में जी रहा हूँ। इन सब की वजह तुम हो, क्योंकि जिस बच्ची को राम ने बचाया था वो तुम ही हो। ये बात सुनकर आफरीन एकदम शॉक हो जाती है और यहाँ पता चलता है कि जो बच्ची राम ने बचाई थी उसे अबू तारिक ने ही गोद ले लिया था और वही था ये आफरीन है। आफरीन को दादाजी के खत में लिखी वो बात याद आती है कि इस खत को सीता तक पहुँचाना तुम्हारा कर्ज है जिसे तुम्हें ही चुकाना है। और अब जाकर उसे समझ आता है कि वो इन सब चीजों से कैसे जुड़ी हुई है और आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ राम की वजह से। अब हम देखते हैं कि सीता कश्मीर में होती है और वो वहाँ हर साल आती थी, क्योंकि राम के साथ उसकी यादें वहीं से जुड़ी हुई थी और वहाँ आकर वो अपनी यादों को ताज़ा करती थी। सीता आज भी राम का इंतजार कर रही थी और उसके लिए ही जी रही थी। आफरीन को तो पकड़ लिया गया था, पर बालाजी खत लेकर सीता के पास पहुँच जाता है और 20 साल पहले जो खत सीता को मिल जाना चाहिए था आखिरकार अब जाकर वो उसे मिल ही जाता है। खत में लिखा हुआ था कि हमारी चांद जैसी परी कथा का आखिरी पन्ना है ये खत मिलने में तुम्हें जरा देर हो गई है। तुम नाराज होगी, लेकिन तुम्हारी नाराजगी देखना मेरी किस्मत में नहीं है। दुनिया मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोल रही होगी, लेकिन तुम अपने यकीन पर यकीन रखना, क्योंकि मैं देशद्रोही नहीं हूँ। उधर विष्णु को जब पता चलता है कि सीता कश्मीर में ही है तो वो उसका पता लगाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लेटर सीता तक पहुँचे। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पाकिस्तानी सीनियर ऑफिसर एक चाल चलते हैं और दोनों ही लोगों को अलग करके ये डील रखते हैं कि अगर तुम इंडियन आर्मी बेस कैंप की जानकारी दे दो तो तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। राम उसके मुंह पर थूकते हुए बताने को साफ साफ मना कर देता है, पर ऑफिसर विष्णु पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और उनके दिमाग में बस वापस जाने का ख्याल ही आ रहा था, इसलिए वो सारी जानकारी दे डालते हैं। ये जानकर राम को बहुत बड़ा झटका लगता है और यहाँ ये सच्चाई खुलती है कि राम ने कभी भी कुछ भी बताया ही नहीं था, बल्कि विष्णु ने सारी जानकारी लीक करी थी और यही सारी बातें उस चिट्ठी में लिखी थी। शायद इसीलिए विष्णु नहीं चाहते थे कि आफरीन सीता से मिले या वो चिट्ठी सीता को मिले, पर अब तो चिट्ठी पढ़ने पर सब कुछ सामने आ चुका था। ऑफिसर विष्णु ने जो किया था शायद इसीलिए वो वापस आकर भी घुट घुट कर जी रहे थे और उनका जीना नरक में जीना जैसा लग रहा था। राम ने ये खत तब लिखा था जब उसको फांसी होने वाली थी और वो लिखकर उसने अबू तारिक को दे दिया था ताकि वो सीता तक पहुंचा दे। और यहाँ ये पता चलता है कि राम अब जिंदा नहीं है, बल्कि उसे उसी समय मार दिया गया था। सीता को खत में एक पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें कि उसकी ही खबर छपी हुई थी और यहाँ सीता को पता चलता है कि इस खत को लिखते वक्त राम को पता चल चुका था कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि प्रिंसेस नूरजहां है। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर विष्णु ने खुदकुशी कर ली होती है, क्योंकि उस चिट्ठी के जरिए अब ये बात सामने आ चुकी थी कि राम निर्दोष था और गलत उन्होंने किया था और उन्हें इस बात का पछतावा भी था। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी जान ले ली। अब आफरीन सीता से मिलती है और उसे गले से लगा लेती है और अब उसे भी पता चलता है कि राम अब जिंदा नहीं है। अब हम देखते हैं कि राम के ऊपर से देशद्रोही का दाग हट जाता है और अब उसे पूरे सम्मान के साथ सम्मानित किया जाता है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन सीता रमा मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए।